आदमी बड़ा कौन होता है मालूम है? अपने से ताकतवर को आंख दिखा सकता है। जो इंदिरा थी, इंदिरा जी को क्यों मानते हैं? निक्सन की बात को, उन निक्सन का लेटर 16 दिन उन्होंने पढ़ा ही नहीं, यानी जवाब ही नहीं दिया उसका। आप बोले बाद में जवाब देते हैं, और जब जीता जंग जीतने के बाद उन्होंने जवाब देने की जरूरत ही नहीं थी। एक तो पाकिस्तान को जब 1 बिलियन से ज़्यादा का फंडिंग चाहिए था, तमाम देश जो हैं उन्होंने फंडिंग में मदद की और पाकिस्तान को फंडिंग मिल गया, वो भी इस वॉर के समय। तो इसे इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस को किस तरह से देखें, नंबर 1। नंबर 2, और जिस तरह से मीडिया में दिन रात एक माहौल बनाने की कोशिश की, उसे लेकर भी दुनिया भर में हंस रहे हैं लोग हमारे ऊपर, इन दोनों चीज़ों को कैसे देखा जाए? किन आतंकवादियों को मारा और इतने 100 मारा, ये वो सारी बातें कहीं भी इंटरनेशनल प्रेस में नहीं दिखाई दी। हमारे यहाँ तो अघोषित आपातकाल चल रहा है, तो हमें सारी बातें सेंसर, यानी अकाउंट ही विथहेल्ड कर जाता है, सच्चाई लिखे तो। और मोदी जी इसके खिलाफ है कि सच सामने किसी का नहीं आना चाहिए। वो अपारदर्शिता को बहुत प्रेम करते हैं। पाकिस्तान के सामने हमारी नाक कट गई, उन्होंने रगड़ दी, और वो अपने दोस्त के लिए हो या और भी कई चैनल, ट्रम्प के सामने, ट्रम्प बोलते, ट्रम्प ने इजराइल को रोक नहीं सका, ट्रम्प यूक्रेन को नहीं रोक सका, ट्रम्प रशिया को नहीं रोक सका, तो ट्रम्प मोदी को क्यों रोक सका? क्योंकि मोदी डरते हैं। तो ऐसा कुछ है कि जिसके लिए वो डरे, वो जब तक सत्ता में हैं, आप लिख के रखिए कि वो पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री बदलो तभी आपको इलाज मिलेगा इस पे। वो राजदीप सरदेसाई और गौरव सावंत आया और पीछे सायरन बजता था, उस सायरन का मुझे सिग्निफिकेंस ही समझ में नहीं आया यार। मैंने लाइफ में ऐसा कभी किसी न्यूज चैनल पे, मैं फ्रांस में, यूएस में न्यूज के जहां पर चलती, यूके में मैंने देखा है, कहाँ ऐसे युद्ध की न्यूज देते हुए ऐसे सायरन बजते हुए मैंने देखा नहीं। ये कलीपुरी और अरुणपुरी का इनोवेटिव माइंड है, या फिर जोशी साहब ने बोला होगा पीएमओ से। तो ये सायरन जो बजते थे, उसको अंडू कैसे करें? लोगों को इन्होंने करीब करीब पागल बना दिया था एक रात को गोदी मीडिया ने, कि हम पाकिस्तान को जीत चुके हैं। जो गोदी मीडिया है ना, उनको नोएडा में एक उल्लू ऐप जैसा एक स्वेमी पोर्न बनाने वाली कंपनी शुरू करनी चाहिए सबको मिलकर, और उसमें खुश रहना चाहिए। ये कायर है और एक्टिंग डायर की कर रहा है। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। पिछली बार जब राजू परुलेकर सर के साथ हमने एपिसोड शूट किया था, उस समय पहलगाम के हादसे को 2-3 दिन गुजर चुके थे, और हमने पूछा था कि अब तक वो आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए। हमने उसके साथ ही और ये भी पूछा था कि वो आतंकी कब पकड़े जाएंगे और इसका भविष्य कब तय हो पाएगा। इस तरह के तमाम सवाल जो शायद आज से 15-16 दिन पहले पूछे गए थे, वो अब भी बरकरार हैं। इस बीच हमने देखा कि दोनों तरफ से गोलाबारी हुई, एक तरीके से वॉर जैसे हालात बन गए। टीवी पर भी, बॉर्डर पर भी, दोनों जगह के जो नेता हैं वो सामने आकर बात करने लग गए। इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप सामने आए, उन्होंने बात की। लेकिन इस सब का क्या मतलब समझा जाए? क्या भारत वाकई विश्वगुरु बन चुका है, या फिर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आकर पहले अनाउंस कर देते हैं कि अब ये सीज फायर हो चुका है, इस सब का क्या अर्थ हो सकता है? आज इस पर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, राजू परुलेकर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। सवाल यही है जो हमने पिछली बार पूछा था। पहलगाम हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर था, तमाम तरीके के सवाल तब भी थे। तब से लेकर अब तक हुआ ये कि दोनों तरफ से गोला बारूद चला, और पूंछ पर रहने वाले हमारे कई लोग मारे गए। वहाँ पर हमने कई ऐसे 9 ठिकानों पर हमला किया है, और उसके बाद आगे मामला बढ़ा नहीं है। इस सब चीज़ को जब आप देखते हैं, पिछले 10, 15, 16 दिनों में जो हुआ है, किस तरह से आप देखते हैं? पहले तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि जो निरपराध लोग पहलगाम में, पहले सैलानी जो मारे गए, बाद में जब ये जंग जैसा स्थिति पैदा हुई, तब जो कश्मीर में और जम्मू में, पूंछ में इलाके में, वो सीमा के लगे हुए जो इलाके में लोग मारे गए, और जो हमारे सेना के बहादुर जवान मारे गए, अब हर एक की लाश कॉफ़ी ना आ रहा है, तो उनको सबको हम श्रद्धांजलि दे देते हैं, क्योंकि उनकी जो मृत्यु हुई है और उनका जो बलिदान हुआ है, उसके लिए हम कर्जदार हैं। पहली बात तो हम अपना कर्ज अदा करेंगे, हम यानी एक नागरिक के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। सरकार की तरफ से मैं कुछ बात नहीं कर सकता, और ना ही देश की तरफ से, क्योंकि इतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, क्योंकि देश की जनता क्या सोचती है मुझे नहीं पता। अब रही बात ये जो गए 17-18 दिनों में जो हुआ, पहली बात तो पहलगाम में
जो सैलानियों को मारा गया आतंकवादियों द्वारा, वो आतंकवादियों की शिनाख्त नहीं हुई। उनके नाम होते हैं ना, इससे 2014 से पहले आतंकवादियों के नाम हुआ करते थे। आपको मालूम था कि ये कसाब है, ये अफजल गुरु है, या कोई जो भी है वो। लेकिन आप आतंकवादी पुलवामा में देखो, उस वक्त जो हुआ उसका आतंकवादी एक नाम बताइए मुझे। तो पहलगाम में वही हुआ जो आतंकवादियों के नाम, वो 4 लोगों के स्केचेस और फोटोग्राफ्स गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने डिस्ट्रीब्यूट किए, लेकिन उसका कोई हमारे पास सबूत नहीं कि वो कहाँ हैं। नहीं, सबूत नहीं है। सबूत होते तो अगर दिखा देते। वो मारे नहीं गए, इसका मतलब एक तो 250 किलोमीटर वो अंदर चल के आए, 250 किलोमीटर वापस चल के गए। बीच में उन्होंने मोदी जी को जाके बोलो वगैरह डायलॉग बोले, वो हमने बात की है, और फिर भी वो पकड़े नहीं गए। अब उसके बाद जो हुआ उसमें जो दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि इतने लोग मारे हमने, वो किया, हम अंजाम तक पहुँचे, सबूत क्या है उसका? और हम एक लोकतंत्र है, हम सरकार से सबूत मांगेंगे, सेना से नहीं। हम पाकिस्तान नहीं है कि सेना से सारी बातें की जा सकती हैं। हम लोकतांत्रिक सरकार नहीं है देश में, लेकिन लोकतंत्र हैं, हम मानते हैं, और लोग वोट करते हैं और इलेक्शन होते हैं, वो चाहे झूठ ही हो लेकिन होते हैं। इसका मतलब हमको सरकार से जवाब मांगना है, और सरकार के मुखिया मोदी जी है तो उनको जवाब देना चाहिए कि वो 4 आतंकवादियों का हुआ क्या है, जिन्होंने मारा उसका क्या हुआ, उसका क्या सबूत है कि आपने कुछ किया उसका। तो उसके बाद जो पुलवामा में हुआ था उसकी भी वैसे ही RDX 300 किलो कहाँ से आया आपको नहीं मालूम? आप बताइए मुझे, आपको मालूम है? नहीं ना प्रधानमंत्री ने बोला, ना NSA चीफ ने बोला, ना गृह मंत्री ने बोला, किसी का कोई जवाबदेही नहीं। अब उसको उस बात को इतने साल हो गए, 2019 की बात है, अब 2025 में फिर हुआ, फिर गए। अब तो हमारे जवानों की क्षति होगी। सेना की तरफ से 5 कहे जा रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं, मेरे वॉल पे ही मैंने जितने सेना के बहादुर जवानों के फ़ोटो लगाई है, तो वो तो बहुत ज़्यादा है तादाद उनकी। तो उसमें स्वाभाविक रूप से सामने वाली जो पाकिस्तान की सेना के भी लोग मारे गए होंगे, सेना के लोग, लेकिन आतंकवादियों को मारा और इतने 100 मारा, ये वो सारी बातें कहीं भी इंटरनेशनल प्रेस में नहीं दिखाई दी। हमारे यहाँ तो अघोषित आपातकाल चल रहा है, तो हमें सारी बातें सेंसर, यानी अकाउंट ही विथहेल्ड कर जाता है, सच्चाई लिखे तो। और या कोई मीडिया या प्रेस को कोई आज़ादी नहीं है तो मालूम ही नहीं पड़ता। और मोदी जी इसके खिलाफ है कि सच सामने किसी का नहीं आना चाहिए। वो अपारदर्शिता को बहुत प्रेम करते हैं। उसके ऊपर मैं आता हूँ, उसका अंजाम क्या हुआ इसमें वो मैं आता हूँ, बाद में आता हूँ। तो मोदी जी ने 8 बजे आकर एक अनअकाउंटेबल, यानी अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है उसकी, ऐसा एक 22-23 मिनट का भाषण दिया। उसमें उनको मारेंगे, इसको मारेंगे, उसको मारेंगे, फिर नहीं करना ये वो। अब तो आप फिर करने के लिए मौका क्यों दे रहे हैं आप? इस बार आपने क्या किया वो बताइए आप, और उसका अंजाम क्या हुआ? क्या पाकिस्तान दब गया? अरे जब मोदी जी का भाषण खत्म हुआ तब भी जम्मू में इंटरसेप्ट करना पड़ रहा था ड्रोन्स को। मिलिट्री अपनी सेना इंटरसेप्ट कर रही थी। तो ये क्या कर रहे हैं? ये सब मोदी जी की बात को सच मानने के लिए कोई सबूत ही नहीं है, उल्टा उनकी बात झूठ है उस मानने के लिए बहुत सबूत है। जबकि उन्होंने अपनी भाषण में, जबकि उनका बाद में था, ट्रम्प साहब ने पहले भाषण किया था, उसमें कहा कि मैं बहुत व्यापार करूंगा तुम लोगों के साथ, लेकिन झगड़ा नहीं करना। ऐसा कहा तो चुप बैठ गए दोनों, भारत पाकिस्तान ने कहा। ये ट्रम्प ने 7-7:15 बजे भाषण करके कहा मोदी जी से पहले। तो उसके ऊपर एक संप्रभुता, जिस भारत के अभी तक जो प्रधानमंत्री हुए, नेहरू से लेकर अटल जी से लेकर मनमोहन सिंह तक, वो प्रधानमंत्री बाकायदा देश या देश के मुखिया का नाम लेकर ये कहते थे, इनकार करते थे। जैसे बिल क्लिंटन जी का नाम अटल जी ने लिया था उस वक्त कारगिल के टाइम में, कि उन्होंने उनको बुलावा भेजा था लेकिन वो गए नहीं। वो खैर, तो मोदी जी के डिक्शनरी में चाइना का नाम नहीं है, अब पाकिस्तान का भी गायब हो गया। और ट्रम्प साहब ने जो बोला, मोदी जी ये बोल सकते थे कि हमने किसी भी देश के दबाव में क्या व्यापार का हमें कोई प्रलोभन दिया, इसलिए हमने ये सब रोका नहीं। वो पानी रोका था ना, सिंधु ट्रीटी किया, वो पानी भी छोड़ दिया।
तो एक दिन वो गुजराती अंकल वो लंदन में नाचे थे पानी का बोतल लेके, अब देखो तो पानी का पानी छोड़ रहे हैं पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान का जब बंदोबस्त करने का आपको मौका मिला, इसका दो ही विकल्प है, या तो आप राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ गए, सेना आपकी राजनीतिक बैकिंग जो पुश चाहिए वो नहीं मिला, वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा रहा, एक भी देश, एक इजराइल छोड़ के, क्योंकि इजराइल का साथ होना कोई साथ होना नहीं है, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजह है, वो मैं उस पर नहीं आता अभी। आपके साथ अमेरिका नहीं था, वो अमेरिका मीडिएट करने के लिए है, और उसके व्यापार के वो तो अलग ही, उस पर भी आएंगे। रशिया के हथियार आपने खरीदे हुए थे S-400, बाकी पुतिन साहब की विक्ट्री डे परेड में या जी जिनपिंग और पुतिन साहब साथ में थे, और बहुत सारे देश के मुखिया वहाँ पर आए थे, वहाँ पर कोई जिक्र नहीं हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान, या ऐसा किसी ने आपको कहा नहीं कि हम रिक्वेस्ट करते हैं मोदी साहब को कि आप युद्ध रोकिए, ऐसा कुछ नहीं, आपको इनसिग्निफिकेंट माना गया, यानी देश की इतनी बेइज्जत देश को कभी नहीं किया गया। और इसके बाद मोदी जी ने एक अपना कर्तव्य नहीं समझा कि देश की जनता के सामने का मतलब पार्लियामेंट के सामने आपको बात करनी है, उसका रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड मोदी जी ने कोई दिया नहीं, यानी वो उनका भाषण जो है वो एक प्राइवेट भाषण है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी का भी हो, लेकिन उसका अकाउंट कुछ नहीं, उसका नल एंड वाइड है, उसकी लेजिटिमेसी जीरो है, क्योंकि उससे मुकर सकते हो आप, रिकॉर्ड वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं है। किसी भी एक लोकतंत्र के जो सबसे बड़ा जो जरिया है लोगों तक पहुंचने का लोकतंत्र में, और वो अधिकृत रूप से वो एकमात्र है, और वो संसद है वहाँ पर, और कैबिनेट हो सकता है, कैबिनेट में भी आपने सर्वदलीय बैठक में भी 2 बार नहीं आया, उसके बाद भी नहीं बुलाई अभी तक। तो बात यह है कि ट्रम्प साहब की बात फिर सच माननी पड़ेगी, कोई विकल्प है क्या आपके पास? क्योंकि आपको उनकी बात झूठ मानने के लिए आपके प्रधानमंत्री ने कहना चाहिए ना आपको, जब पूरे देश को उन्होंने मीडिया से ही बात की और यूनिलैटरल, किसी का सवाल नहीं लिया, बात की कि देखिए भाई ये सब हो रहा है, जिसमें ट्रम्प साहब ने जो भूमिका, उसके लिए हम आभारी है, लेकिन उनके दबाव से हमने कुछ नहीं किया, ये बाल बोल सकते थे। अगर बोले नहीं तो इसका मतलब दबाव से किया होना। लेकिन ये आप किस तरह से देखते हैं कि जंग 2 देशों के बीच में चल रही है, इंडिया और पाकिस्तान, और यहाँ पर अनाउंस होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप जब ट्विटर पर लिख देते हैं तो कई सवाल उठते हैं कि क्या हमारे आर्मी को इसके बारे में पता थी या नहीं थी, आर्मी से बातचीत करके ये फैसला लिया गया या डोनाल्ड ट्रंप ने पहले फैसला लिया? क्योंकि ट्रंप बार बार जिस तरह से कह रहे हैं, पहले तो जैसे कहा गया कि ट्रंप की ओर से ये कहा गया कि मैंने इनको रोक दिया, फिर कल ट्रंप ने जैसे कि आपने कहा आपको बहुत सारा ट्रेड देंगे, हम दोनों देशों को कहा कि बहुत सारा ट्रेड देंगे, और मुझे लगता है मैंने हमेशा के लिए इनके बीच में जो मतभेद थे उसे खत्म कर दिया, आगे भी करूंगा, और आगे वो थर्ड पार्टी यानी शिमला एग्रीमेंट को इन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया। तो इस तरह से इससे पहले तो कभी हमने सुना नहीं था कि थर्ड पार्टी या थर्ड कंट्री एक अनाउंसमेंट कर रहा है। तो इससे, और मोदी जी ने अपने स्पीच में कहीं भी नहीं कहा कि किसी भी तीसरे देश को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होने देंगे, जो इससे पहले का हर प्रधानमंत्री कहता था। जी, तो फिर इसे कैसे समझा जाए? आर्मी से बातचीत या आर्मी से बात कौन कर रहा है? हमारे देश के नेता, क्योंकि कायदे से तो राष्ट्रपति को करना चाहिए, जो तीनों फोर्सेस हैं वो राष्ट्रपति के पास आते हैं, वो तो कहीं नज़र नहीं आई, लेकिन प्रधानमंत्री क्योंकि बात कर रहे थे, ऐसा लगता है कि आर्मी वालों को भी पता होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया। नहीं, आर्मी की मुझे नहीं मालूम कि आर्मी को कैसे कम्युनिकेट किया गया, और आर्मी यानी आप ऐसा मत समझिए कि आर्मी अबाउट डेमोक्रेसी है। हिंदुस्तान में आर्मी भी डेमोक्रेसी के अंडर आती है, लोगों के अंडर आती है, तो आर्मी भी जवाबदेह होती है संसद को। तो आर्मी को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि वो सर्वोच्च बलिदान देते हैं, सुप्रीम सैक्रिफाइस, यानी जान ही दे देते हैं। लेकिन आर्मी में भी कुछ लोग बुरे हो सकते हैं, कुछ लोग चाटुकार हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पूर्व जनरल साहब ने 7 तारीख को एक ट्वीट डाला था, नरवणे साहब ने, कि अभी पिक्चर बाकी है, और जब ये सब मामला रफा दफा कर दिया मोदी जी ने, तो उन्होंने बात करना शुरू किया कि ये कोई फिल्म नहीं है। अरे या तो चतुर बोलो या तो नार बोलो, ये चतुर नार क्या रखा है? जनरल को शोभा नहीं देता, ये संघी को शोभा दे सकता है। तो बात यह है कि अब आर्मी को कैसे कन्वे किया और कम्युनिकेट किया, और आर्मी की तरफ से कौन खड़ा हुआ, वो मोदी जी के साथ मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात लॉजिकल आपको समझनी चाहिए, आपका हिंदुस्तान का सपना क्या था कि पाकिस्तान के में टेररिज्म का बंदोबस्त करे,
यानी पाकिस्तान की सेना को एक ऐसा लेसन दिया जाए कि जिससे वो हमेशा के लिए सबक सीखे, बराबर। एक दूसरी बात ये थी कि इसी बात पर आरएसएस 100 साल से लोगों को यहाँ पर लिंच कर रही है, भारत में मुसलमानों को बिना वजह बेवजह, जो देशभक्त है, क्योंकि जो मार्टिर हुए यानी जो शहीद हुए उसमें मुस्लिम भी है। सही बात। और वो जो हमारी जो सेना की अधिकारी बैठी थी उसमें से एक मुस्लिम थी। उनके 4 पीढ़ियां हिंदुस्तान की तरफ से लड़ रही हैं। तो ये तो आरएसएस तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका अगर क्योंकि संघ का प्रधानमंत्री है इसलिए हम माने, और 100 साल पूरे हो रहे, उनका लक्ष्य ये था कि अखंड भारत यानी पाकिस्तान को सबक सिखाना है। तो उसके अगर आप करीब आ गए हैं तो आप करीब आने के बाद आपको लगा ऐसा, यानी जो कहा गया, हाँ, अधिकृत बयान में ये जो कहा गया कि सिविलियन को बीच में ला रहे हैं, बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, ये आपको पहले नहीं मालूम था। और ये मालूम पड़ने के बाद आपने अमेरिका को कहा कि उससे रोकिया, वो नहीं तो खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। ऐसा देखिए, आप अगर आप लॉजिक लगाइए, आप पावरफुल हो, आपने वन अप किया है, यानी आपने हावी हो गए आप उनकी सेना पर, तो फिर आप अमेरिका के पास जाके क्यों बोलेंगे कि उनको रोको? तो आप हावी हो गए तो आप ही रोक सकते हैं ना उनको। एक दूसरा, आप हावी हो गए तो उनको तबाह कर सकते हैं। 3, आपने थर्ड पार्टी को लाने का सवाल ही नहीं उठता जब तक आप यानी वहाँ पर यानी आप हावी है तो। क्योंकि आप अगर हावी है, जगदीश जी के 71, बहुत लोगों को इंदिरा जी की याद आ गई। क्यों याद आ गई? वो वीरता, साहस, उनका वो अलग ही व्यक्ति थी, वो छोड़िए, उनके जैसा ना कोई हुआ ना कोई होगा, और संगी तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि इंदिरा जी हावी हो गई सेना, तो उन्होंने सेना का मनोबल नहीं तोड़ा, उन्होंने उनको पूरी तरह से सरेंडर करने के लिए मजबूर किया, लिखित रूप में सरेंडर कराया, और खुद नहीं बैठी वहाँ जनरल बैठे ने। मोदी अगर सरेंडर पाकिस्तान करता ना तो मोदी जी खुद बैठते, लिख के रखिए आप मेरी बात। तो ये सरेंडर वाली जो स्थिति जो है वो पाकिस्तान की आई थी, ये जो कहा जाता है, यह पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक था। तो कहाँ खतरनाक था? तो आप अमेरिका से क्यों चुप हो गए? अमेरिका से तो इंदिरा जी तो कभी चुप नहीं हुई। तो फिर उसका दूसरा पहलू यह है कि अडानी को बचाने के चक्कर में ये सारी चीजें नहीं, ये सारी चीजें नहीं हुई। आप ट्रम्प की जो बात बोलते हैं वो सुन रहे हैं, एक बात। दूसरा, आप हावी ही नहीं हुए हैं, ये भी है, क्योंकि हावी होते तो आप रुकते नहीं, क्योंकि आपकी जो मातृ संगठन है उसका अंतिम लक्ष्य तो पाकिस्तान को तबाह करना है, उसके बाद उसका अवतार ही समाप्त हो जाता है। तो वो आप करने को आए हैं और करे नहीं, किया नहीं आपने, और 8 बजे आके हमको ज्ञान दे रहे हैं। ये कौन सा यानी किसी भी व्यक्ति के विजडम को यानी इंटेलिजेंस को ये चैलेंज है सोचना कि इसमें कहाँ से आ गया कि हिंदुस्तान ने सबक सिखाया, आतंकवादियों को मारा। उसका कोई अता पता नहीं यार, आतंकवादियों के नाम नहीं होते क्या? और एक आतंकवादी तो दिखा रहे थे आईटी सेल बीजेपी का, वो आतंकवादी तो 2015 में मारा गया है उसको 5 बार दिखाया आज तक, अलग अलग टाइम। लेकिन फिर आप इससे ग्लोबल लेवल पर जब आप देखते हैं तो इसे किस तरह से देखते हैं? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान को जब 1 बिलियन से ज़्यादा का फंडिंग चाहिए था, तमाम देश जो हैं उन्होंने फंडिंग में मदद की और पाकिस्तान को फंडिंग मिल गया, वो भी इस वॉर के समय। तो इसे इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस को किस तरह से देखें, नंबर 1। नंबर 2, और जिस तरह से मीडिया में दिन रात एक माहौल बनाने की कोशिश की, उसे लेकर भी दुनिया भर में हंस रहे हैं लोग हमारे ऊपर, इन दोनों चीज़ों को कैसे देखा है? देखिए, पाकिस्तान, मैं किसी देश को अपना दोस्त या दुश्मन फौरन नहीं मानता, क्योंकि कोई भी देश, देखिए पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट में दुश्मन होता है, कॉन्टेक्स्ट में नहीं भी होता है। यानी ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलते। जैसे अगर डिक्लेयर करके हम अभी कभी भी पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, डिक्लेयर करेंगे, करके दिखाएं, संडे को ही करेंगे, हाँ, खेलेंगे भी संडे को ही खेलते हैं। तो जहाँ फायदा है वहाँ हम लोग सब, हमको दुश्मन भी चाहिए। तो लेकिन वो फायदा जय शाह का हो, मेरा और आपका नहीं। और हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि सोहित और मैं गला फाड़ के अपना टाइम बर्बाद करके, बिना कोई पैसा लिए, बिना इसको भी नहीं मिल रहा है कुछ, मुझे भी नहीं, हम अपना वक्त आपको समझाने के लिए, जो बात हो रही है उसको समझाने के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए ये सब करते हैं। हमको कोई ज़रूरत नहीं है बाकी लोगों जैसा हम पूरी तरह से शांत होकर आराम से बैठ सकते हैं, कोई बोलने की ज़रूरत नहीं बस। तो ये लोगों को बताना ज़रूरी था बहुत। तो बात यह है
और हमें कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कुछ मिलता है ऐसा अगर किसी को लगता है तो ये आप समझ लीजिए कि अगर किसी को मिलता होगा तो मुझे फ़ोन नंबर दे दीजिए, वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा। क्योंकि विपक्ष के सारे पार्टी जो हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस, हमें आज तक उनकी तरफ से कोई फ़ोन, कोई मैसेज, कोई थैंक यू, कोई वेलकम कुछ भी नहीं आया है। ना वो हमें अपना मानते हैं। उनकी तो अपनी एक कथा है, वो अपनी सुनाते हैं। उनको 8 बजे का अभी ये मोहलत नहीं मिली है, उनको मिलेगी तब वो 8 बजे सुनाएंगे। खैर, नहीं हमें उनसे अपेक्षा है कुछ नहीं, हमें अपेक्षा तो किसी से नहीं है। हम देखिए, हम कन्विक्शन के लिए करते हैं, हम अपेक्षा से करते नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग नहीं दें। सही बात है। हमको लोग रोज आके, जैसे 1 बिलियन IMF ने दिया पाकिस्तान को, क्यों नहीं हमको दे रहे हैं? तो मुझे चाहिए। देखिए, इसमें मजाक की बात छोड़िए, लेकिन पाकिस्तान को IMF में जो हुआ वो उसी टाइम का चित्र है जब हमारे साथ कोई नहीं था। जब इतने सारे ड्रेस पहन के 8,000 करोड़ का विमान खरीद के मोदी जी सारे देशों में जाके आए, गले लग के आए, सबको गले में पड़े खुद। एक देश अब एब्सटेन हुए, भारत ने 98% जो IMF में पाकिस्तान को सपोर्ट किया देशों ने। जब लड़ाई हुई, जंग हुई, तब टर्की और चीन, अजरबैजान खुलकर इनके साथ है, पाकिस्तान के साथ। अब ये भक्त लोग बाइकॉट टर्की और बाइकॉट अजरबैजान करते हैं। ये तो मैं बताता हूँ आपको, कुछ यूपी के हैं, यूपी से बाहर, और डोंबिवली के बाहर, और दादर से बाहर, पार्ला के बाहर, पूना के बाहर गए नहीं। टर्की इतना सुंदर देश है कि उसको बहिष्कार करने के लिए किसी का मन नहीं करेगा। देखिए, सेना की, देशों की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। अब हमको चुप कराया अमेरिका ने, तो क्या बाइकॉट, हाँ, जाना बंद करेंगे? अब हमारे सारे मंत्रियों के बच्चे वहीं पे हैं, बंद करेंगे जाना? तो बात यह है कि ये सब इतनी चाइल्डिश मजाक करके रखा है देश के साथ मोदी ने कि इससे मुझे शर्म आती है, और आपको भी आनी चाहिए, और हर भारतीय को आनी चाहिए। हमारे सेना का गर्व, हमारी देश की संप्रभुता, हमारा आज तक की राजनीति में पाकिस्तान पर हावी रहना, सबको एक ही झटके में मोदी ने खत्म कर दिया। और कोई रिकॉर्ड नहीं, आते हैं 8 बजे बोलते हैं मन के माफिक और निकल जाते हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी है? इनको प्रधानमंत्री मानना ही नहीं चाहिए। ही इज नॉट अवर प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड। बोल, देखिए यहाँ किताब होगी, देखिए ये नेपोलियन है, ये तानाशाह था, यहाँ हिटलर का भी एक है। इन्होंने हर दिन का मेमो लिखा है, सब लिखित है। देखिए, तानाशाह भी लिखित रखते हैं, हर चीज का रिकॉर्ड रखते हैं, हर चीज का जवाब देते हैं, हर चीज लोगों से बात करते हैं, और वो प्रॉपर फोरम पे करते हैं, भले वो अलग अलग तरीके के हो। यानी आपका ये कहना है कि 8 बजे मीडिया के सामने आके बोले, उससे अच्छा उन्हें ऑन रिकॉर्ड, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आधार नहीं है कि वो रिकॉर्ड पे आए। अच्छा, मोदी जी के जाने के बाद सत्ता से, मोदी जी ने इस 11 साल में जो किया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनकी डिग्री का भी नहीं है, और असंघ के रजिस्ट्रेशन का भी नहीं रिकॉर्ड। लेकिन रिकॉर्ड किसी बात का नहीं है। देखिए, यहाँ न्यूरेमबर्ग ट्रायल का रिकॉर्ड है यार, हर रिकॉर्ड है। यानी फांसी भी दी गई तो उनका इंटरव्यू करके रखा है, तो हर चीज का रिकॉर्ड होता है। आज तक जो संसद में हुआ, हर प्रधानमंत्री ने, देखिए, रात को अटल जी ने, रात को अधिवेशन हुआ था, चाइना के साथ वॉर हुआ था हमारे 62 में, तो नेहरू जी को बोला था, अटल जी ने मांग की थी संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, बीजेपी के अटल जी ने, और नेहरू ने बुलाया था। उसमें नेहरू को बहुत गाली दी लोगों ने, लेकिन उन्होंने सुनी, आलोचना सुनी, क्योंकि वो सत्ता में थे, उनका वो जवाबदेह थे। ये कौन सी बात हुई यार? ये कोई जवाबदेह नहीं तो प्रधानमंत्री नहीं। अगर आप जवाबदेह नहीं तो आप प्रधानमंत्री नहीं। आप सर्वदलीय बैठक में 2 बार नहीं आए, आप संसद को जवाब नहीं दे रहे, आप पत्रकारों का जवाब नहीं दे रहे 11 साल से। तो 11 साल से हमारे साथ आप जो मजाक बनाए रखे हैं, अब विश्व में भारत का मजाक बन गया है। आपके साथ एक देश नहीं है। इतना पैसा आपने खर्च किया अपने दौरों पे, वो क्या मजाक के लिए था? वो ड्रेस बदलने के लिए था? आपकी जो डायस्पोरा होता है वो मोदी मोदी करते हैं, उनके लिए था? ये देश का कोई भविष्य नहीं है इस तरह से। इनको अगर विपक्ष में अगर दम होता तो प्रधानमंत्री का रेसिग्नेशन पहले लेना चाहिए, मोदी जी का रेसिग्नेशन लेना चाहिए। वो उनमें दम तो है ही नहीं। विपक्ष तो, यानी मोदी पावरफुल लगे ऐसा विफलताओं से ग्रस्त है विपक्ष।
उनकी विफलता की अपनी अलग कहानी है, जिसपे अलग सा एपिसोड हो सकता है। इतनी बड़ी गलतियां अगर कोई करता है तो दूसरे किसी भी प्रधानमंत्री को इतना मौका नहीं मिला। लेकिन सर इसमें हुआ ये कि पहले दिन से इन्होंने आर्मी के थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाए। अब ये तो है कि 9 जगहों पे इन्होंने हमला किया, जवाबी हमला हमारे उधर से हुआ। यहाँ पर सवाल ये है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि पहलगाम में जो लोग माफ़ कीजिए, पुलवामा में जो लोग आतंकी थे वो मारे गए। अब वो लोग कौन थे पहले हमें पता ही नहीं चल पाया, शिनाख्त ही नहीं पाया। आप कह पा रहे हो कि वो मार गए, 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। और कुछ हुआ या नहीं हुआ, आप किसी भी चौराहे पर चले जाइए, मोदी जी का एक आर्मी वाला बैनर लग गया है ऑपरेशन सिंदूर लेके, और नीचे कमल का फोटो लग चुका है। इसके आगे वो सीरियस कितने हैं? पहलगाम में हुआ, उसके बाद वो गए मधुबनी में प्रचार करने के लिए। वो एक्चुअली वो सभा थी, लेकिन वो चुनाव प्रचार, बिहार चुनाव प्रचार की सभा थी। तो ये देखिए, ये एक घटियापन है। और इसकी जब तक हम देखिए, नोटबंदी हुई, जीएसटी का जो जिस तरह से काम, यानी ये खुद आंसरेबल नहीं है किसी को अकाउंटेबल। पीएम केयर फंड का क्या हुआ? उसके पैसे ये जवान जो मारे गए उनको देने चाहिए। पहलगाम में जो सैलानी मारे, 5-5 करोड़ दे दीजिए पीएम केयर से। वो क्यों पैसा इकट्ठा करके रखा है अपने लोगों से? ये रंगदारी करके इकट्ठा किया है, एजेंसीज पीछे लगा के लोगों ने पैसे दिए हैं, नहीं लगे इसलिए। तो ये इस तरह के काम हो रहे हैं। आप एक लेजिटिमेट सरकार से नहीं, एक माफिया से रूल हो रहे हैं। तो ये गलत है ना। तो फिर इसका जवाब नहीं। और आप जीएसटी का कोई 1000 रुपया होगा तो भी आप आगे का भरा नहीं, तो आपको अरेस्ट करने का पावर दिया है। आपको डिजिटल पेमेंट रखने इतना रखा, तो 2 सवाल आते हैं आईटी से। इनको हक नहीं अपने नागरिकों को सवाल पूछने का, खुद जवाब नहीं देते। उनको क्या नैतिक अधिकार है अपने नागरिकों को किसी भी बात का सवाल पूछने का? कोई अधिकार नहीं है। ये देश की सरकार नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है। जब तक जवाब नहीं देते तब तक उनको कोई अधिकार नहीं। इनकी लेजिटिमेसी को ही चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग की लेजिटिमेसी को चैलेंज करना चाहिए, चुनाव प्रक्रिया को चैलेंज करना चाहिए। इनकी भाषण जो बाजी है वो 8 बजे आने की, दिस हैज टू बी स्टॉप इमीडिएटली, दिस नॉनसेंस। तो वो भी, उसको भी चैलेंज करना चाहिए। लेकिन चैलेंज विपक्ष को करना चाहिए। वो कर क्या रहा है? वो तो उससे भी गया गुजरा दिखाई दे रहा है। अब इसमें हुआ ये है सर कि कुछ लोगों को लगा कि हम आर्मी पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये बताना जरूरी है। देखिए, जब आर्मी पर सवाल उठाने की बात आपने की, मैं आपको अच्छी तरह से बताता हूँ। लोकतंत्र की जननी एक तरह से कहा जाए तो इंग्लैंड को कहना चाहिए। इंग्लैंड की संसद को बहुत पुरानी और बहुत पावरफुल संसद है वहाँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरे महायुद्ध में रोज बम गिर रहे थे लंदन पर, लेकिन रोज संसद हो रही थी और सदन में चर्चिल हर सवाल का जवाब दे रहे थे और आलोचना सह रहे थे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और ये लोकतंत्र का ढांचा है। अगर मोदी जवाब नहीं देते तो समझ लीजिए उनके पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है और वो देश से छुपा रहे हैं, देश की जनता से छुपा रहे हैं, उनको शरद पवार मदद कर रहे हैं। तो इसका मतलब समझिए ये सारे लोग कॉम्प्लिसिट है उनमें। अगर विपक्ष उनको इससे भागने का मौका दे रहा है तो समझ लीजिए उनके पापों में वो भागीदार है। लेकिन देश की जनता को हर चीज का आप जवाब मांगते हो। जरा कुछ हुआ आपको ये इससे वो जोड़िए, वो फास्टैग को वो करिए, इसका आधार कार्ड लगाइए, उसको वो कागज जोड़िए, तो और आप कुछ भी जवाब दे नहीं किसी बात के लिए। और आपकी पार्टी किसी बात के लिए कोई रिसिग्नेशन नहीं देगा, कोई इस्तीफा नहीं देगा। इससे पहले गृह मंत्री ने इस्तीफे दिए हैं, सीएम ने दिए हैं, डीसीएम ने दिए हैं, यहाँ के गृह मंत्री ने दिए हैं। क्या चल रहा है ये? तो बात यह है कि मोदी जी की बात को वजन तब आता जब वो नैतिकता से अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाते। उन्होंने एक भी संवैधानिक जिम्मेदारी को नहीं निभाया तो उनकी बात को सच मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और रही बात सेना की, तो चर्चिल जो जवाब दे रहे थे, मैं जो बात कर रहा था, वो सेना की भी बात उसमें आती थी कि ये सेना की गलती हुई, डंकर्क में सेना की गलती हुई या नहीं हुई, उसमें सवाल उठे। उन्होंने जवाब दिया, वहाँ फंसी थी ना सेना। मालूम है आपको, ऐसी एक स्थिति आ गई थी दूसरे विश्व युद्ध में कि हिटलर करीब करीब यूरोप पर हावी था। एक इंग्लैंड ने अधिकृत औपचारिक रूप से ही सरेंडर नहीं किया था और रोज जिंदगी और मौत की रोज इस तरह का ऑपरेशन सी लायन चल रहा था। रोज बम मारी करने के लिए लुफ्तवाफे के प्लेन्स आते और तबाह करके जाते लंदन और इंग्लैंड को।
लेकिन ऐसे हालात में भी रोज चर्चिल ने जवाब दिया, उसके भी किताब है यहाँ पर, वो सवाल जवाब की सारी रिकॉर्ड्स अवेलेबल आज भी हैं। ऐसे मोदी जी के 11 साल में एक रिकॉर्ड आप मुझे दिखाई, किस चीज का जवाब? ये भागने वाले व्यक्ति, और वहां से वे पाकिस्तान से भी भाग कर आए, और सेना को, जो आप बोल रहे हैं, सेना को सबसे ज्यादा मनोबल तोड़ा है तो मोदी ने तोड़ा है। तो रेसिग्नेशन, इस्तीफा उनका पहले सेना से मांगा जाना चाहिए कि सेना मांगे पहले, सेना मांगे पहले उनके इस्तीफा, क्योंकि सेना के जो बहादुर जवान बलिदान हुए हैं, किसी की माँ कह रही मेरा बेटा वापस दे दो, किसी की बीवी कह रही है आई लव यू यार, उठ जाओ यार उठ जाओ। आप देख रहे हो उनका आक्रंदन देख रहे हैं, उनका शहीद होने का कोई मोल नहीं है। अरे आप ऑपरेशन सिंदूर कहते हो, ये सिंदूर पोंछने वाली बात होगी। तो ये बात से हमें नाराज होने का हक है, और हम नाराज होंगे, और हम बोलेंगे, और हर व्यक्ति को, हर नागरिक को बोलना चाहिए। आज के बाद आपको मालूम है मोदी जी ने क्या किया है, इसके बाद हमेशा हमारे ऊपर पाकिस्तान हावी रहेगा, और हमेशा पाकिस्तान हमारी मजाक उड़ाएगा, और रोज हमें एक भारतीय होने के नाते यह सहना पड़ेगा। मोदी आते हैं जाते हैं, लेकिन लोगों का क्या? इस देश की जनता ने आज तक पाकिस्तान को अपने उंगली के नीचे दबा के रखा था, वो मोदी ने छुड़वाई। अब वो अडानी की वजह से ट्रम्प की सुनी, या फिर हमारी सेना वन अप नहीं थी, या कुछ और था, ये वो उनकी बात, उनका जवाब देना उनका लगता है। मैं और आप जवाब थोड़ी देंगे इसका। और शरद पवार भी उनकी तरफ से मत बोले, उनका अडानी प्रेम हम जानते हैं, लेकिन उस पर मत बोलिए। अच्छा, शरद पवार ने कहा कि संसद का सत्र बुलाने की जरूरत नहीं है, एक सर्वदलीय बैठक भी चाहिए, चलेगी। सर्वदलीय बैठक क्यों भाई? और सर्वदलीय बैठक 2 हुई तब शरद पवार मोदी को लाने में सफल हुए थे क्या? नहीं हुए। एक और संसद सत्र बुलाना, नेहरू से लेके मनमोहन तक संसद के सत्र बुलाए गए हैं, और बीजेपी की मांग पर भी संसद के सत्र बुलाए गए हैं, और इससे बचाव मोदी क्यों एक्सेप्शन है उसके लिए? संसद का सत्र बुलाना चाहिए, और वो संसद का सत्र को टालना चाहते पवार, क्योंकि पवार भी अडानी मामले में कॉम्प्लिसिट है, और वो मन से पूरी तरह से एनडीए में है, बीजेपी में है। बस वो अब ये पड़ाव पे नहीं चाहते अपने ऊपर लगा हुआ सेक्युलरिज्म का ठप्पा, बस वो दुकान की पार्टी नहीं बदलना चाहते, बाकी सब उन्होंने बीजेपी का कर लिया, वो संगी बन चुके हैं। राजू सर, मैं चाहूँगा कि लोगों को हम ये भी बताएं कि एक तीसरे पार्टी या एक तीसरे कंट्री की ओर से ऐलान करना सीज़ फायर का पहली बार, और उसके बाद हमारे देश की ओर से ऑफिशियली कहा जाता है, फिर उसके बाद फिर से ट्रम्प की ओर से पहले ये कहना कि हमने ट्रेड की बात करके कह दी, और फिर प्रधानमंत्री की ओर से यहाँ पे कहना कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, या वॉर और ट्रेड एक साथ नहीं। डायलॉग, वो आतंकवादियों ने भी वही डायलॉग मारा, ऐसे डायलॉग मारे थे, जाओ जाके मोदी से कहो। तो यहाँ से ये वही डायलॉग ऐसे ही मार रहे हैं, तो डायलॉग की लड़ाई है ये। तो फिर बलिदान क्यों हुआ है? लेकिन इसका कितना प्रभाव पड़ेगा भविष्य में हमारे ऊपर? शून्य। हमारे ऊपर बहुत पड़ेगा, लेकिन अपने दुश्मन देश पे शून्य प्रभाव पड़ेगा। तो वो हंस रहे होंगे, क्योंकि आप देखिए उन्होंने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। उन्होंने विक्ट्री लंदन में भी और पाकिस्तान में भी की। लंदन में बॉबी नाचे उनके विक्ट्री सेलिब्रेशन में। मुझे इतनी शर्म आई। देखिए, उनसे क्रिकेट मैच हारते हैं हम तो बुरा लगता है। मैं एक दूसरे इंटरव्यू में उस दिन बोला कि यार वो शारजा में एक मैच हुआ था, उसके बाद मैं कभी क्रिकेट इतना दिल से नहीं देख पाया। वो आखिरी गेंद पे 4 रन चाहिए थे, और चेतन शर्मा ने ऐसी फुल टॉस दे दी तो जावेद मियांदाद ने छक्का मार दिया, और मैच इंडिया हार गई। वो साइकोलॉजिकल प्रेशर से इंडियन टीम करीब करीब 8-9 साल नहीं निकल पाई थी। हर जगह जाती थी तो पाकिस्तान से हारती थी। तो वो तो टीम की बात हुई। हम उस हादसे के बाद, वो हादसा ही था, क्रिकेट पाकिस्तान के साथ तो देखते ही नहीं थे, टीवी ऑफ कर देते थे और सुनते थे कि बाद में क्या हुआ। बाद में मैंने क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया, वो तो बात अलग है। वो आईपीएल वगैरह आने के बाद मैंने क्रिकेट देखना छोड़ा। मैंने शायद बहुत पहले छोड़ा, 2000 में बंद कर दिया मैंने क्रिकेट। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ क्रिकेट को नहीं लागू होती, ये तो अपनी एग्जिस्टेंस का सवाल है यार। पाकिस्तान हमारे ऊपर हंस रहा है, ये बात इतनी शर्मनाक है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, या मैं हिंदू हूँ, या मैं ब्राह्मण हूँ, या मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इससे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है मैं भारतीय हूँ। और इससे बड़ी बात सिर्फ मैं मानव हूँ।
मानवतावादी हूँ, ये हो सकती है। भारतीय हूँ से बड़ा कुछ नहीं, मानवतावादी होना बड़ा है उससे। लेकिन भारतीय हूँ मैं पहले और आखिरी में, आई एम इंडियन, आई एम एन इंडियन। तो पाकिस्तान हमें जिंदगी भर, अब जब तक उनको नाक नहीं रगड़ती उनकी, तब तक वो हंसता रहेगा। वो बीच का अवकाश कैसे हम भरेंगे? सही बात है, क्योंकि हमने और इतना ये हमला मोदी किया। का क्रम जो है हम भोगेंगे, जैसे उनके नोटबंदी तक शुरू से लेके आज तक भोगते हैं। और वो निकल गए, वो हर बात करके निकल जाते हैं यार, उससे छूट जाते हैं। विपक्ष उनको पकड़, ये कोई घर का उनका मामला नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके घर के। उन्होंने ये जो शरीफ साहब है, उनके भाई साहब जब थे नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ साहब जब वहाँ के प्रधानमंत्री थे, तब वजीर आजम उनके होने के टाइम इन्होंने बिना बुलाए वहाँ बिरयानी खाई थी, हमने तो कही नहीं थी। उन्होंने उनकी माताजी को साड़ी दी थी, वो अच्छी बात है। हम कोई चाहते नहीं है कि, देखिए मैं अमन पसंद आदमी हूँ, मैं गांधीयन हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी देश का किसी देश से युद्ध हो। लेकिन आपने चुना ही है विकल्प को कि युद्ध का, तो आप हार नहीं सकते। और बीच में गांधी जी अहिंसावादी थे, लेकिन हार के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने ये कहा था, गांधी जी का एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंसावादी भला कायर से, कायर सबसे बुरा। तो ये कायर है, ये कायर है और एक्टिंग डायर की कर रहा है। और इन्होंने जिनको दबाया है, जिनको कुचला है, वो दुर्बल है उनसे। जो हम नागरिक हैं उनके देश के, उनको चुन के दिया था, उनको चाहा था, तो उनको वो कुचल रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, अमेरिका से नहीं। देखिए आदमी बड़ा कौन होता है मालूम है? अपने से ताकतवर को आंख दिखा सकता है। जो इंदिरा थी, इंदिरा जी को क्यों मानते हैं? निक्सन की बात को, निक्सन का लेटर 16 दिन उन्होंने पढ़ा ही नहीं, यानी जवाब ही नहीं दिया उसका। आप बोले बाद में जवाब देते हैं। और जब जीता जंग जीतने के बाद उन्होंने जवाब देने की जरूरत ही नहीं थी। तो अपने से दुर्बल को जो कुचलता है और अपने से बलवान की चाटुकारिता करता है, उसकी हर बात से दब जाता है, और जाके उसकी बात समझ में आए ना आए गोदी में उसके बैठ जाता है करके, तो वो आदमी साहसी नहीं कह सकते आप उसको कायर ही कहेंगे आप। ये दुर्बल को दबाने में कौन सी बड़ी वो बड़ी हस्ती नहीं है। देखिए ये संघ परिवार का जो भी हुआ है, उन्होंने जो हमारे कैप्टन साहब दिए हैं हमको, देश को, वो सब जो कर रहे हैं, ये सबका कुछ नामो निशान नहीं रहेगा इतिहास में, क्योंकि उनका रिकॉर्ड ही नहीं है, कुछ रिकॉर्ड पे किया ही नहीं उन्होंने कुछ, क्योंकि रिकॉर्ड करने लायक किया ही नहीं कुछ। इसलिए देखिए अगर पाकिस्तान शरण आ जाता तो मोदी जी पहले जाते वहां पर साइन करने के लिए, दिखाते कि यहाँ पर एक चौकी लगाओ। क्या क्या मुझे बहुत जानकारी है, उनके यूनिफॉर्म में, मिलिट्री यूनिफॉर्म में कितने सारे फोटो है, दूसरे किसी प्रधानमंत्री के मुझे दिखाइए, रक्षा मंत्री के हो सकते किसी, लेकिन प्रधानमंत्री कोई भारत का ऐसा यूनिफॉर्म हो, वो अपनी बचपन की जो पूरी नहीं हुई जो शौक, वो हमारे पैसे से पूरे कर रहे हैं सारे शौक। हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है अगर अच्छी तरह से वो लीड कर देते हैं। देखिए शी जिनपिंग एक तानाशाह है, लेकिन चाइना को आगे ले जा रहे हैं। और चाइना का अमेरिका से जब दो हुआ, तब टेरिफ वॉर में चाइना ने वन अप किया। पुतिन तानाशाह है, लेकिन पुतिन रशिया अमेरिका के सामने झुक नहीं रहा है। उन्होंने कहा तो अरे वो तो छोड़िए यार, यूक्रेन के जेलेंस्की, उन्होंने वहीं पे झगड़ा कर दिया जेडी वैंस, और वो अकेले थे, टी शर्ट पहने हुए थे। उन्होंने बोला मैं जंग जीतूंगा तब टी शर्ट निकालूंगा और सूट पहनूंगा, वो सूट पहनना आता है। लेकिन वो ट्रंप और जेडी वैंस की दबाव को उन्होंने, और सारा टेलीविजन पे हमने रिकॉर्डेड देखा है। और इसके बाद ये हमको आके बोल बच्चन दे रहे हैं दूसरे दिन 8 बजे। ये 8 बजे वाला बंद ही करना चाहिए। पहला तो विपक्ष को, पहली बात तो 8 बजे उनको बात करनी नहीं। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, संसद में बहुत ताकत है, लोगों में बहुत ताकत है, और विपक्ष में भी बहुत ताकत है, लेकिन वो आजमाते क्यों नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वक्त आ गया है। देखिए मुझे, उन्होंने बहुत सितम किए, बहुत जुर्म किए मोदी जी ने 11 साल में, हम पे, लोगों पे, जनता पे, लेकिन मैं इतना कभी नाराज नहीं हुआ उनसे जितना भी। लेकिन पाकिस्तान के सामने हमारी नाक कट गई, उन्होंने रगड़ दी। और वो अपने दोस्त के लिए हो या और भी कई तरह, जो ट्रम्प के सामने, ट्रम्प बोलते, ट्रम्प ने इजराइल को रोक नहीं सका, ट्रम्प यूक्रेन को नहीं रोक सका, ट्रम्प रशिया को नहीं रोक सका, तो ट्रम्प मोदी को क्यों रोक सका? क्योंकि मोदी डरते हैं। तो ऐसा कुछ है
कि जिसके लिए वो डरे? अब बताइए मुझे, इसका जवाब है, और इसका रिकॉर्ड भी नहीं। आप संसद के सामने जाइए, मानिए कि भाई साहब मेरे से गलती होगी, मैंने ट्रम्प का माना, लेकिन हम एक रहेंगे। और जब विपक्ष ने सबने मिलकर एक सपोर्ट किया था, तब भी ये लोग विपक्ष को छुरा भोंक रहे थे। ये इन्होंने एडवर्टाइजमेंट जो दिया था बीजेपी ने, वो यूपीए वगैरह का झूठ निकाल के दिया था। वो एडवर्टाइजमेंट इतना गंदा था कि बैड टेस्ट, यानी वो, देखिए मैं आपको बोलता हूं कि परिस्थितियां देश के लिए बहुत प्रतिकूल है। डे बाय डे डिटोरिएट होता जाएगा। अब पाकिस्तान है ना, रोज हमें छेड़ेगा, और मोदी जी कुछ नहीं करने वाले, आप लिख के रखिए, क्योंकि वो जब तक सत्ता में हैं, आप लिख के रखिए कि वो पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री बदलो तभी आपको इलाज मिलेगा इस पे। अब यहाँ पे सर, लेकिन एक सवाल जो लोग पूछेंगे कि हमने तो उनके कई जगहों पर तबाह किया, हमने वहां पर कहाँ किया, मुझे बताइए कहाँ किया? 9 जगहों पे जो वो नूर एयरपोर्ट का जो दिखा रहे हैं वो सूडान का वीडियो है। नहीं, 2-4 जगहों उन्होंने हमारे करीब उन्होंने उनकी सेना के 15-20 जवान तो हमने मारे, लेकिन जंग में तो इतने मरते हैं उनके दुश्मन के, लेकिन हमारे भी तो बलिदान हुए। सही बात है। और हमारा नुकसान, कोलैटरल डैमेज को कहें तो आप जवाब नहीं दे पाए हैं अभी तक कि राफेल का क्या हुआ। सही बात है। अगर राफेल इंटैक्ट होता तो बोलते हाँ राफेल का कुछ नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा बोले नहीं, सेना झूठ नहीं बोलती ना, तो नहीं बोले वो बोले पता नहीं, वो जो हमारे सारे पायलट्स वापस आ गए। ये जवाब नहीं है। राफेल का क्या हुआ ये और राफेल की जो कंपनी है दासो, वो उसके शेयर्स, चाइनीज जो प्लेन की कंपनी है, जो पाकिस्तान के पास प्लेन है फाइटर जेट्स, उनके कंपनी के सामने बहुत ऊपर चढ़ गए चाइनीज के, और उसके फ्रेंच उसके गिर गए। इसका मतलब आप समझिए क्या, ये तो स्पष्ट है, मार्केट कभी झूठ नहीं बोलता। एक दूसरा, Le Monde जो फ्रेंच पेपर है, उसमें उस पर स्टोरी आई है पूरी, वो आप पढ़ते नहीं है। फ्रेंच पेपर क्यों झूठ स्टोरी लिखेगा? और भी मीडिया रिपोर्ट्स है। हमारी जो गोदी मीडिया है, जो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में जाके पहुंची थी एक रात को, मेरे एक गांव में दोस्त है, उनकी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया, बोले राजू जी कुछ कीजिए। मैं बोला क्यों? बोले हमारे गांव में सबको विश्वास हो गया कि हम लोग इस्लामाबाद वगैरह पहुंच गए हैं, ये पागल हो गए लोग, पेड़े बांट रहे हैं। मैं बोला यार इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। वो औरत दूसरे दिन तो सबको समझा, उसको दुश्मन बना दिया उसने, ट्रोल किया, ट्रोल यानी सामने गाँव वाले पड़ोसी हैं सर। दूसरे दिन जब आज तक ने माफ़ी मांगी कि हमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, सिर्फ आज, और वो भी माफ़ी से सुधरे नहीं, काम तो वही कर रहे थे। वो राजदीप सरदेसाई और गौरव सावंत आया और पीछे सायरन बजता था, उस सायरन का मुझे सिग्निफिकेंस ही समझ में नहीं आया यार। मैंने लाइफ में ऐसा कभी किसी न्यूज़ चैनल पे, मैं फ्रांस में, यूएस में न्यूज़ की जहाँ पर चलती, यूके में मैंने देखा है, कहाँ ऐसे युद्ध की न्यूज़ देते हुए ऐसे सायरन बजते हुए मैंने देखा नहीं। ये कलीपुरी और अरुणपुरी का इनोवेटिव माइंड है, या फिर जोशी साहब ने बोला होगा पीएमओ से। तो ये सायरन जो बजते थे, उसको अंडू कैसे करे? लोगों को इन्होंने करीब करीब पागल बना दिया था एक रात को गोदी मीडिया ने, कि हम पाकिस्तान को जीत चुके हैं। इसका परिणाम मैं आपको बोलता हूं कि गोबल्स ने जब ऐसा किया कि रशिया में हम जीत गए हैं, रशिया हार चुका है, तो सेलिब्रेशन होने लगा जर्मनी में, और बाद में जो कफिन आने लगे जवानों के मरे हुए स्टालिनग्राड से, तब लोगों को शॉक हो गया कि तो गोबेल्स तो बोल रहे थे कि हम जीत रहे, तो इतने क्यों मर रहे हैं? फिर तो इतनी हालत हो गई 1943 तक कि इस लेवल पे गया। फिर भी वो आखिरी दिन तक, यानी वो गोबेल्स ही था। 1945 तक लोगों को विश्वास था कि कुछ ना कुछ है, लेकिन जीत रहा है आप लोग। और आपको मैं बताता हूँ, जर्मनी में दीवारों पे ये भक्त लोग होते हैं ना, ऐसे भक्त लोग थे वहाँ, और थे एक्चुअली, वो ओरिजिनल भक्त है, और वो उनकी सेना एक्चुअली जीती थी पहले, झूठ नहीं था। यूरोप तो उन्होंने जीत ही लिया था पूरा, इंग्लैंड छोड़ के। तो दीवार पर हिटलर का पोस्टर लगाते थे, और उनको लगता था उस दीवार पर बम नहीं गिरेगा। इतनी अंधश्रद्धा बढ़ गई थी जर्मनी जैसे देश में, समझिए आप। तो भारत में ऐसे गोदी मीडिया ऐसी न्यूज दिखाएं, इस्लामाबाद पहुंच गए, अब हो गया, अब जीत गया लाहौर, देखिए टॉट 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 टॉट। अरे ये क्या है यार? इसकी किसी का बेटा, किसी का बाप, किसका पति, किसका भाई वहां पर अपनी जान की बाजी लगाएं,
यहाँ लोग खाना नहीं खा रहे, उनके गले निवाला गले के नीचे नहीं उतर रहा है, और आप लोग इसका पिक्चर बना के रखा है। और नरवणे कहते हैं कि ये बॉलीवुड फिल्म नहीं, तो उनको 7 तारीख को नहीं मालूम था। उन्होंने ट्वीट क्या डाला था? पिक्चर अभी बाकी है। ये सब झूठ की जो नींव है ना, वो अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस से आती है। और इसका जो पूरा ऊंचा सारी ऊपर डंके की चोट पे जाके जो बात कर रहे हैं झूठ, वो मोदी जी, द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आरएसएस। ट्रंप के सीज फायर से जितना नुकसान भारत को हुआ, अगर भारत ट्रंप की बात नहीं सुनता और सीज फायर ना करते हुए, क्योंकि हमारी सेना तो वैसे भारत ट्रंप की बात नहीं सुनता अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। मोदी जी की जान कहीं पे फंसी हुई है, उसके लिए उनको ट्रंप का ना सुनना नामुमकिन है। मैंने इसलिए बोला इसका फायदा अब पाकिस्तान उठाएगा, इसका फायदा अब चीन उठाएगा और हमें दबाएगा, हमें नेस्तनाबूद करने के लिए कोशिश करेंगे चीन। और इस पे 3 साल पहले राहुल गांधी ने संसद में भाषण भी किया था। मैं विपक्ष में राहुल गांधी को अलग मानता हूं, क्योंकि राहुल गांधी खुद कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनके पास टीम ही हारे हुए लोगों की है, तो वो क्या करेंगे? भारत की जनता ही जब हारी हुई है मन से, तो उनको कैसे आप जिताएंगे, है ना? और वो मोदी के सामने हारी हुई है, दुनिया के सामने नहीं। हमारे जवान पाकिस्तान को हरा सकते हैं, अब मोदी को कैसे हराएंगे? वो तो प्रधानमंत्री है, बने बैठे हैं, नहीं भाई या नहीं वो बात अलग है। अगर वो खुद को प्रधानमंत्री मानते हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, खुली रखिए, इंटरनेशनल प्रेस को बुलाइए, दूसरा संसद का सत्र बुलाइए, उसका जवाब दीजिए, मानिए आपकी से गलती हुई, माफी मांगिए देश से, और कहिए कि हम लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे। ये नहीं करेंगे मोदी, और जब तक मोदी है तब तक सबसे ज़्यादा सुविधाजनक है पाकिस्तान और चाइना के लिए। लेकिन इसमें हुआ ये कि जिस दिन सीज फायर का ऐलान हुआ, बहुत लोग शौक में आ गए थे, और जाहिर सी बात है कि अचानक से क्यों हुआ। हालात तो ऐसे हो गए कि विक्रम मिस्री जो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी परिवार वालों को ये राइट विंग के ही लोग ट्रोल करने लग गए, जिसके बाद उन्हें अपने सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट करना पड़ा। दूसरी ओर गोदी मीडिया को लेकर दुनिया भर में मैंने देखा कि लोग हंसी उड़ा रहे थे कि इन्होंने जिस तरह से कहा कि 2-4 ब्राह्मोस यहाँ पे फेंक दो मज़ा आ जाएगा, वहाँ पे ये कर दो मज़ा आ जाएगा, और जिस तरह से पहलगाम पर हमने कवरेज की, लेकिन पूंछ में मारे गए हमारे लोगों के बारे में हमने नहीं बताया। अरे हमने पहले पहल की थी वो अमेरिका से कि ये वॉर को रुकवा दिया जाए या नहीं। ये बात आज तक ने दिखाई थी, आज तक ने दिखाई थी, बाद में वो वीडियो हटाया गया। वो वीडियो है अवेलेबल। तो अब देखिए, आज तक का समर्थन अब गौरव सावंत, राजदीप और अंजना छोड़ के कोई नहीं कर सकता। और जी न्यूज़ के तो इस्लामाबाद कब्जा करने के बाद तो पाकिस्तान में इस तरह के जोक आ गए कि चाबी लेने के लिए सुभाष चंद्र गोयल को भेजिए। जीत तो चुके हैं, लेकिन चाबी हम बस सुभाष चंद्र को ही देंगे। तो ये लेवल की पत्रकारिता, जिसको येलो जर्नलिज्म भी कहना शर्मनाक है, यानी येलो जर्नलिज्म में भी थोड़ा एक प्लेजर रहता है। नहीं, प्लेजर रहता है यार, इसमें प्लेजर नहीं, इसे सैडिज्म है। तो ये इनको लगता है, मुझे लगता है कि ये जो गोदी मीडिया है ना, उनको नोएडा में एक उल्लू ऐप जैसा एक स्वेमी पोर्न बनाने वाली कंपनी शुरू करनी चाहिए सबको मिलकर, और उसमें खुश रहना चाहिए। ये परवर्ट जो हैं सारे गोदी मीडिया के मालिक, और उसमें पत्रकार भी शामिल है, तो वो सब मिलके ये सब काम करें, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम, उनका फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है वो उनका अल्टर ईगो के साथ है। वो हार चुके हैं जीवन में, और उन्हें जीत का एहसास मोदी जी की झूठी छवि देता है। तो फेल होने वाला स्टूडेंट होता है ना, वो गुलाब के फूल अच्छे चित्र बनाता है और अपने ऐसे के नीचे बनाता है, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लिख पाता। तो ये सब है। तो उनका मूल काम छोड़ के बाकी सब काम कर रहे हैं, तो वो काम करिए आप, ये काम में मत पड़िए, ये काम आपका नहीं है। लेकिन क्योंकि हम मीडिया की बात कर रहे हैं, तो ये भी देखा गया कि इस समय जब इतनी सारी झूठ न्यूज़ टीवी पर फैलाई गई, उनके ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मिस्री साहब की बात आपने की, वो IAS एसोसिएशन ने किया, लेकिन एक भी मंत्री ने, मोदी जी ने इसके लिए ये नहीं कहा कि ट्रोल्स को कि ये चलेगा नहीं, ये गलत है, ये किसी ने नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म IAS ऑफिसर्स पे भी चल रहा है, उनकी फैमिलीज पे भी चल रहा है, और मोदी और शाह का डर
उनके कैबिनेट में भी इसी वजह से है। कल राजनाथ कुछ बोलेंगे तो राजनाथ को भी ऐसे ही ट्रोल करेंगे, इसलिए वो डरते हैं। कल नितिन गडकरी कुछ बोलेंगे तो उनको भी ऐसा ट्रोल करेंगे। तो मैंने क्या गलत बोला है कि हमें रूल एक राजनेता नहीं, एक माफिया संगठन कर रहा है, राजनीतिक संगठन नहीं कर रहा है। तो बात ये सही है। तो ऐसे में आप अगर देखिए, माफिया को हमेशा एक तरह से कमजोर भी होता है। तो जो पुलिस है उसके साथ सुलह करना चाहती है। तो ट्रम्प दुनिया के पुलिस है, उन्होंने कहा चुप, तो चुप बैठे। बोला यहाँ पर अगर हम लोग अच्छे बच्चे बने तो हमारे देश में पूरे माफिया बन के जी सकते हैं। इसके बदले में लेकिन क्या किया उन्होंने, 140 करोड़ जनता को पाकिस्तान के सामने सुला दिया। सही बात। और इस पर आखिरी सवाल जो मेरा वो यही था, क्योंकि हम मीडिया की बात कर रहे थे कि इसी समय जब टीवी पर इतना फेक न्यूज़ फैलाया गया कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मकतूब मीडिया पर कार्रवाई हुई, आउटलुक पर कार्रवाई किया गया, वायर को बंद किया गया था, कई इंडिविजुअल्स हैं उनके ट्विटर पर उनके चैनल को बंद किया गया। तो जो लोग लगातार कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, आप उनको बंद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कोई कश्मीरी मरता है उसे ये आतंकी बता देते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पाकिस्तान इस्लामाबाद कश्मीर में और जम्मू में पाकिस्तान की शेलिंग में इतने लोग मरे, उसकी कोई उनके लाइफ कोई मैटर ही नहीं करते इन लोगों के लिए। इसके बारे में किसी ने बोला ही नहीं सरकार की तरफ से, आधिकारिक रूप से, और उनको कोई मदद भी नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा नुकसान हो रहा है, हम मर रहे हैं, मरने दो, एक बार खत्म कर दो ये काम। उन्होंने कहा नहीं, आधा रखा। तो पाकिस्तान के रोज प्लेन आ रही है। ये कौन सा, यानी किस तरह का समर्थन आप मोदी को देंगे, कितना देंगे और कब देंगे, कब तक देंगे? ये देखिए, उन्होंने मीडिया जो ब्लॉक करके रखा है, विथेल्ड किए जो ट्विटर अकाउंट, मैंने देख रहा हूं वो भी। अल्बर्ट काम्यू का मेरा देखिए, मेरा ट्विटर पे मेरा वो है, मैंने पहला ट्वीट हमेशा वो पिन करके रखा है, वो अल्बर्ट काम्यू का है। ये वो संगठन है, यानी अल्बर्ट काम्यू ने इनके लिए नहीं लेकिन सबके लिए कहा था कि दुनिया के इस देश में, दुनिया की इस जगह पर, इस काल में ये आरएसएस फैमिली, आरएसएस कल्ट और मोदी क्लान क्या कर रहा है कि 2+2 और 2 का जवाब 4 होता है, ये कहने वालों की गर्दन मार रहा है। या तो 3 कहो या तो 5 कहो, लेकिन 4 नहीं कहने का। तो ये 4 कहने की जिनमें हिम्मत है वो हमारे साथ आए, 4 कहने की हिम्मत नहीं है वो विपक्ष में जाए। लेकिन इसमें मेरा एक और सवाल इससे यही जुड़ता हुआ, आपको लगता है कि लोगों को समझ में आता है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों। 2024 में चुनाव के समय तो एक ऐड आ गया था, वॉर रुकवा दी पापा। वाकई लोग मानने लग गए थे कि वॉर रुक गई है। अरे आलू सोना मोदी ने बोला था और वो राहुल ने बोला, ऐसा लोगों ने मानने लग गए। अब ये तिरंगा यात्रा देश भर में निकालने वाले हैं, इसका भी ऐलान कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर का तमाम जगहों पे पोस्टर्स लग चुका है। लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि जब एक तीसरा कंट्री आकर आपको सीज फायर करवाता है तो इसका कितना असर आपके आर्मी पर, आपके इस पर पड़ता है। तो क्या लोगों को वाकई समझ आता है? देखिए, तीसरे कंट्री को भारत के मामले में, आंतरिक मामले में, कश्मीर के मामले में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जब तक प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से नहीं बोलते, इनका तिरंगा यात्रा किसी भी गांव में नहीं आने देनी चाहिए। लोग समझ इनके प्रधानमंत्री ने तिरंगे का, देश की संप्रभुता का, और हमारे आज तक जो हम इंडिपेंडेंट नॉन अलाइन मूवमेंट चलाकर अपनी एक रीढ़ की हड्डी सीधी रखे, उसको पूरा झुका दिया है। तो इनको तिरंगा को हाथ लगाना, तिरंगे के सलाम करना, इनको कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन क्या लोग ये बात ये समझे ना समझे, अगर आज तक नहीं समझे, सुबह देखिए, सुबह का बुला शाम को घर आता है, उसे बुला नहीं कहते। अब समझ जाएंगे, तो अब समझ जाएं। बिल्कुल, आप एपिसोड इसीलिए तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि लोग समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। दर्शकों, हम सभी को हमारे सेना पर अभिमान है, लेकिन जिस तरह से एक तीसरे देश के राष्ट्रपति आते हैं, वो पहले ऐलान कर देते हैं, वो फिर से आके कहते हैं कि हमने कहा हम तुम दोनों देशों के साथ इतना ट्रेड करेंगे। देखो, एक बात मैं बताता हूँ सोहित, मैं तुमको डिस्टर्ब किया, लेकिन इसके बाद मैं ये बात फिर एक बार अंडरलाइन बताता हूँ। मोदी जी की ये कायरता के बाद, जो 8 बजे का भाषण, वो कोई डायलॉग बाजी करने के लिए कोई वो एक्टर भी चलता है, वो उसके लिए कोई राजनेता, डिप्लोमेट और स्टेट्समैन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उन्होंने जो किया, ट्रम्प की बात मानी और जिस तरह से चुप हुए और सेना को वापस आना पड़ा, ये सारी जो चीज़ें हुई एक के पीछे,
उसके बाद हर रोज अब पाकिस्तान एक बड़ा सरदर्द बनेगा हमारे लिए। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चीन भी बनेगा, क्योंकि चीन को भी मालूम हो गया, तो चीन उधर से दबाएगा, पाकिस्तान इधर से दबाएगा। और हम इतिहास में, इंडिपेंडेंस के बाद में, हमारे आज़ादी के बाद की इतिहास में कभी नहीं दबे थे, ऐसे दब जाएंगे। और इस पे एक नागरिक होने के नाते जिसको भारत अपना देश लगता है, इसके लिए हम जान देने के लिए तैयार है, वो कुछ नहीं कर सकता। ये असहायता मुझे महसूस हो रही है, इसलिए आज मैं बात की। बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूँ दर्शकों आप भी इसे समझे। और जो राजू सर ने कहा उसका एक जीता जागता उदाहरण ये है कि जिस दिन सीज़ फायर का ऐलान किया गया उस दिन भी आपने देखा कई जगहों पर ड्रोन्स आए थे। सवाल यही है कि ट्रंप की ओर से बीच में आना, ट्रंप की ओर से ऐलान किया जाना, ट्रंप की ओर से ये कहना कि हम दोनों देश को बहुत सारा ट्रेड देंगे और आगे भी अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं इसे रोक दूंगा और शायद हमेशा के लिए देश को यानी अडानी को देंगे। तो जो उन्होंने कहा है, और आप समझ जाइए कि देश का मतलब क्या है और क्या इसी की वजह से हमारे देश चुप रहा है, क्या इसका असर नहीं पड़ेगा, मनोबल नहीं टूटेगा हमारी सेना का। इन तमाम सवालों पर ही हमने बात की। हम उम्मीद करते हैं कि आप देख रहे हैं, और जैसे कि राजू सर ने कहा इसलिए तो हम इस एपिसोड्स को बनाते हैं कि आप देखें, आप सोचें, आप समझें। नैरेटिव में ना जाते हुए अगर वाकई आप देशभक्त हैं तो सबसे पहला चीज़ जो हम सभी को करना चाहिए वो है अकाउंटेबिलिटी, सवाल पूछना। अगर हम हमारे देश के लोगों से, हमारे देश के नेताओं से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे सवाल पूछेंगे। और सोहित, यहाँ पर भी मैं एक रोक रोना चाहता हूँ। सोहित और मैं अगर सरकार के खिलाफ बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेसी हैं, सही बात, या हम विपक्ष के हैं। हम ऐसे भी सरकार के खिलाफ बात कर सकते हैं एक नागरिक होने के नाते, जब हम किसी पार्टी के नहीं सही हैं। बात, क्योंकि हर कोई गलती कर रहा है, इसलिए गलती एक्सेप्ट की जा रही है। मोदी और उनके सरकार की गलती को स्वीकार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, तो गलती करने का अवकाश ही उनको नहीं मिलता। लेकिन हर कोई स्वीकार कर रहा है, इसलिए वो गलती हो रही है और उसको हम स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम बोल रहे हैं हम किसी के भी नहीं। बिल्कुल, और ये बात शायद आप सभी समझ चुके हैं। हम लगातार विपक्ष पर भी सवाल उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। जहाँ जहाँ पर गलती होगी उसे हम पॉइंट आउट करते रहेंगे। शायद इसलिए हमने इस YouTube चैनल की शुरुआत की थी और इसलिए राजू सर से पहले से ही हम जुड़े हुए हैं। दर्शकों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट सेक्शन का हम सभी को इंतज़ार रहता है और हम आपके कमेंट्स को पढ़ते रहते हैं। यकीन मानिए हर एक कमेंट्स को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आप दीजिए हमें इजाज़त। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। हर बार की तरह राजू सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक ऐसे समय में जब शायद लोग सुनना भी चाहते थे कि आखिर हमारे मनोबल पर इसका किस तरह का असर पड़ा है, आपने बखूबी इन तमाम बातों को सामने रखा है। ये बिट्रेल है, इसलिए लगता है अपना नेतृत्व अपने नागरिकों से बिट्रेल कर रहा है। बिट्रे का हिंदी में क्या करेंगे? गद्दारी फालतू शब्द है, लेकिन धोखा कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कह सकते हैं। बिट्रेल को सहना नहीं चाहिए। और इसलिए शायद आपने देखा भी होगा कि आज राजू सर और ज़्यादा जो दर्द है वो छलकते हुए भी नज़र आए। फिलहाल आप हमें दोनों को दीजिए इजाज़त और आपको इस वीडियो के बारे में कैसा लगता है वो ज़रूर बताइएगा। राजू सर, फिलहाल इतना ही। नमस्कार।